हर इंडस्ट्री की एक डार्क साइड होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। अब हम में से काफ़ी लोग जो हैं उनको लगता है कि एक्टर्स की लाइफ कितनी बढ़िया होती है, मॉडल्स की लाइफ कितनी बढ़िया होती है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि भाई उनकी जो बढ़िया लाइफ है ना, वहाँ तक पहुँचने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या संघर्ष है। भाई जितनी बढ़िया लाइमलाइट है ना भाई, पीछे के हर्डल्स उतने ही खतरनाक है। आज का जो केस है वो एक ऐसी लड़की का है जिसकी स्टोरी सुनकर तुम लोग की रूह कांप जाएगी। कहीं तक अगर पहुंचना है ना तो कैसे कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं भाई, और उस लड़की का सपना कैसे चूर चूर हुआ। आज का जो केस है वो है नेपाली मॉडल एक्ट्रेस सुष्मिता रेजमी का। सुष्मिता रेजमी जिसको बचपन से ही ना बहुत ज्यादा शौक था मॉडल और एक्ट्रेस बनने का। वो नेपाल के काठमांडू शहर से रहने वाली थी। 6 साल की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने एक शो भी किया था, पाहुना। मतलब सुष्मिता का ना सपना था बचपन से कि उसको बहुत बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल बनना है भाई, सब नेपाल की। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका जो बचपन का सपना है, जिसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी है, जिस ख्वाब को पूरा करने का पूरा हक रखती है, हकदार भी है, वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ कुछ जग्स जो इस इंडस्ट्रीज में बैठे हुए टॉप की पोजीशन लेकर। सुष्मिता दिखने में बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, तो इसलिए मॉडलिंग लाइन में ना जो उसका करियर था वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता था। सिर्फ 6 साल की उम्र में, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि उसने एक टीवी शो कर लिया था पाहुना। इसके साथ साथ उसके हाथ में ना बहुत सारे कई शोज के ऑफर ऑलरेडी थे। ऐसे टाइम बीतता गया एंड सुष्मिता ने अपनी 12th पास कर ली एंड 12वीं पास करते ही ना उसके पास एक मॉडलिंग एजेंसी, वेल नोन मॉडलिंग एजेंसी जो थी नेपाल की, उससे एक ऑफर आता है जिसका नाम था द हाउस ऑफ फैशन। यहाँ से कॉल आने पर ना सुष्मिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उसका रीजन ये है इस मॉडलिंग एजेंसी का जो फोटोग्राफर था वो बहुत ही ज्यादा वेल नोन फोटोग्राफर था। उसके इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा लिंक थे, बहुत नामी जामी था। अब इतनी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी है तो अंदर बहुत सारे नामी जामी लोग भी होंगे। ये बहुत बड़ा ब्रेक था सुष्मिता की लाइफ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन इतने में सुष्मिता हार मानने वाली नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वो अपना मेहनत करती गई, कुछ टाइम बाद इसी एजेंसी में से फोटोग्राफर का फोन आता है उसको दोबारा से, एंड वो बोलता है कि बेशक आप सिलेक्ट नहीं हो बट आपके अंदर कैपेबिलिटी है और हम आपके साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगी सुष्मिता। काफी बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिसकी वजह से उस टाइम पर वो सिलेक्ट नहीं हुई, बट हाँ ना बैकअप में नाम लिख लिया जाता है कि हाँ कुछ नंबर से रहेगी, इसको बाद में हम एक ब्रेक देंगे, चांस देंगे। तो बस वही अपॉर्चुनिटी थी। सुष्मिता फोटोशूट के लिए वहां पर जाती है, और सुष्मिता का जब वहां पर फोटोशूट चल रहा होता है तो वहां पर एक आदमी मौजूद होता है, और ये जो आदमी है ना, ये सुष्मिता की लाइफ का मतलब पूरा गेम ही चेंज हो जाता है इस आदमी की वजह से। ये उस टाइम पर उस एजेंसी में जब फोटोशूट चल रहा होता है वहां पर मौजूद होता है, और ये बहुत ज्यादा सुष्मिता की तारीफ करने लगता है बेवजह। तुम मॉडलिंग के लिए ही बनी हो, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए, मतलब ऐसी सी बातें कि तुम कहाँ थी आज तक, तुम तो बहुत आगे तक जाओगी, ये सब बातें करने लगता है। वो बहुत बड़ा नाम था फैशन इंडस्ट्री में एक तरीके से। वहां पर बड़े बड़े मीडिया हाउस हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, हर जगह उसका नाम बसता था। मीडिया हाउसेज वगैरह हर जगह उस बंदे का नाम था, हर जगह वो चर्चों में रहता था। बहुत पावरफुल आदमी था। अब जब उसने सुष्मिता की इतनी तारीफ करी तो सुष्मिता बहुत ज्यादा खुश होगी कि भैया अब लाइफ में अच्छे खासे ब्रेक्स मिलने वाले हैं, भाई अच्छे लोग के बीच में आ चुकी हूँ। मनोज पांडे ने सुष्मिता को एक बहुत बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऑफर दिया कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब किसके लिए? सुष्मिता के लिए। एंड उसने जी जान लगा दी भाई उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पार्ट कौन था? मालविका शुभा, जो कि कोरियोग्राफ कर रही थी उस पूरे के पूरे ब्यूटी कॉन्टेस्ट को। एंड सुष्मिता बहुत ज्यादा एडमायर करती थी किसको? मिस नेपाल को, मालविका शुभा को, क्योंकि वो उसके एक तरीके से वो आइडल थी। कितनी कम उम्र में उस मालविका शुभा ने इतना ज्यादा मुकाम हासिल कर लिया, तो वो उस पूरे कॉन्टेस्ट को कोरियोग्राफ कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस टाइम पे सुष्मिता के लिए, और वो बहुत ज्यादा उसने दिन रात मेहनत की उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, एंड उसको फल भी मिला। वो फर्स्ट रनर अप भी बनी उसकी। Miss Global International 2014 is, yes, you got that right, contestant number 4, Sushmita Devi. Congratulations, Sushmita. अभी तक सब कुछ कितना सही चल रहा है, और वो कितनी खुश है कि भाई फर्स्ट रनर अप बन गई, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट हो गए। तो मतलब मैं तो अब मेरा सपना तो पूरा होगा भाई। मैं तो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में पक्का कहीं ना कहीं तो पहुंच जाऊंगी भाई, बहुत बड़ा नाम बनेगा मेरा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम बाद मनोज पांडे का फोन आता है सुष्मिता को कि एक इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है एक होटल में जिसका नाम था होटल एवरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे नामी जामी लोग होंगे, तो तुम्हें इस इवेंट को अटेंड करना चाहिए। अब ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई सुष्मिता। फिर से कोई भी हो जाएगा कि भाई एक और अपॉर्चुनिटी। जैसे ऐसे इवेंट्स में जाना पड़ता है मॉडल्स को, क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो मनोज पांडे ने कहा कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ होटल का, तुम इस लोकेशन पर आ जाओ। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर सुष्मिता पहुंच गई होटल पे। अब होटल पे पहुंचने के बाद सुष्मिता देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मनोज पांडे मौजूद है। एंड सुष्मिता पूछती है कि बाकी के कहाँ हैं लोग? एंड मनोज कहता है कि वो धीरे धीरे सबके सब आ जाएंगे, तुम तब तक वहां पर बैठो सोफे पर। एंड सुष्मिता बैठ जाती है। मनोज कहता है मैं तुम्हारे खाने पीने का अरेंजमेंट करता हूं तब तक। एंड थोड़ी देर बाद एक वेटर एक वेलकम ड्रिंक लेकर आता है, एक लेमनेड लेकर आता है सुष्मिता के लिए, और सुष्मिता को ये क्या कर देता है कि ये हमारी वेलकम ड्रिंक है, सबको देते हैं, आपको भी देंगे। क्योंकि अच्छे खासे होटल्स के अंदर ये एक रीत होती है कि वेलकम ड्रिंक्स दी जाती हैं। तो बिना किसी डाउट के सुष्मिता ने उस लेमनेड को पी लिया। लेमनेड पीते ही थोड़े टाइम बाद
अब सुष्मिता का जो सर था वो घूमने लगा, उसको थोड़े थोड़े चक्कर आने लग गए। और जैसे उसको अब चक्कर आने लगे तो वो खड़ी होकर मनोज को कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे घर जाना चाहिए। जिसका ऐसा प्लान था, तो मनोज उसे कहता है कि ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स को ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम अभी चली गई तो भाई आगे से तुम्हें कोई भी इन्वाइट नहीं करेगा, एंड फिर तुम देख लो तुम्हें आगे मॉडल बनना है नहीं बनना है, इस इंडस्ट्री पे आगे जाना है नहीं जाना है। तो ये कहकर फिर सुष्मिता क्या करती है, वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए कि चलो कोई बात नहीं। बट मनोज यहाँ पर भी ट्रिक खेलता है अपनी, सब कुछ प्लान था। कहता है कि ऊपर मैंने एक मॉडल्स के रेस्ट के लिए रूम बुक करके रखा है, तो तुम तब तक वहां जाकर रेस्ट करो, जैसे इवेंट स्टार्ट होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। पर सुष्मिता को तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो वो ऊपर रूम में जाती है और वहां पर जाकर रेस्ट करती है। अब रेस्ट करते ही थोड़े टाइम में अब वो ऐसी सिचुएशन में चले जाती है कि वो आधी बेहोश हो चुकी है। समझ रहे हो, तुम एक हाफ स्लीप नाम की चीज है कि तुम अब ड्रिंक के अंदर कुछ मिला हुआ था, तो तुम होश में भी हो और तुम नींद में भी हो। एंड थोड़ी देर बाद सुष्मिता को ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी को कोई टच कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड वो जब देखती है तो वो कौन होता है, वो वही होता है, वो सुष्मिता का रेप कर रहा था। लेकिन सुष्मिता के ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो हेल्पलेस थी एक तरीके से। तो अगले दिन सुबह 5:30 जब उसको होश आता है सुष्मिता को, तो वो क्या देखती है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, उसके साथ जिस आदमी ने वो काम किया उसके भी शरीर पर कपड़े नहीं है, एंड आसपास की बेडशीट वगैरह पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, क्योंकि सुष्मिता एक वर्जन थी, उसकी उम्र ही क्या थी। ये सब देखकर वो रोने लगती है बहुत जोर जोर से, भाई चीख चीख के रोने लगती है। उसकी चीख सुनने के बाद वो आदमी उठ जाता है वहां से, एंड वो उसको चुप होने को बोलता है। एंड वो पैनिक होकर बोलता है कि चुप हो जाओ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया। मतलब वो अपनी अब बातों में उसको लपेटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पता था वो बेहोश है, और वो बोलना स्टार्ट करता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया है। तुम कल बेहोशी की हालत में थी और तुमने मुझे कहा था फाइनेंशियल कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकती हूँ, जिसके बदले में मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर 20,000 ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए। ये सारी बातें तुम्हें पता ही है, प्लानिंग है उसकी बेसिकली। तो वो अपनी बातों में घेरे में ले रहा है उसको। अब ये सब सुनने के बाद एक तो वैसे उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था सुष्मिता को करना क्या है, और अब थोड़ा शांत होती है, कितना ही रोएगी, आदमी भी इतना बड़ा है, उस बेचारी की उम्र भी छोटी है, वो पावरफुल भी है, तो तुम समझ रहे हो इसको क्या ही समझ आएगा इस सिचुएशन में। तो वो शांत हो जाती है और वो उसको कुछ जब तक समझ आता है वहां से चले जाती है। अब ये आदमी ये चीज नोटिस करता है कि इसने तो यार कोई हंगामा ही नहीं किया, ना इसने होटल में बताया, ना किसने कोई शोर शराबा, कुछ भी नहीं किया, तो बड़ी इजीली चले गई। तो यहाँ पर अब ये इसके लिए इजी टारगेट हो गई। और ये थी सुष्मिता की एक और बहुत बड़ी गलती। इसी चीज का फायदा उठाया उस आदमी ने, और अगले लगातार 6 महीने तक उसने सुष्मिता का यूज किया, उसे बार बार बुलाया, उसका यूज किया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने उसका यूज किया इंडस्ट्री के, बदले में पैसे दिए होंगे, कुछ काम दिया होगा, जो भी हो सकता है, बट हाँ लगातार 6 महीने तक। अब तुम देखो, ये सबसे बड़ी गलती थी सुष्मिता की कि जब उसको पता लगा कि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है और वो सही लड़की है, बतानी चाहिए थी लोगों को, उसका खुलासा करना चाहिए था, रादर देन वो चुप क्यों रही। समझ में आता है कि एक पॉइंट पर तुम्हें नहीं समझ आया तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन घर जाने के बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तुम्हें 5वें दिन तो ये रियलाइज हो जाना चाहिए ना कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। बट नहीं, उसने वो तो क्या ही आवाज उठानी थी, वो लगातार 6 महीने तक उसका यूज करता रहा और उसने कोई आवाज नहीं उठाई। Please keep this in mind. I was 16. I was just 16. मैं ना गीता भी नहीं बनाए थे ना. I went there. This was the next thing I remember is मलाई मेरो घरी मात्रै होस खोलिरहेछ, and he is like, he's inside of me, he's doing it to me. मेरो घरी मात्रै हुन्छ नि, I'm घरी मात्रै कन्सियस क्या, but he's doing it to me. जतिखेर म कन्सियस छु, he's doing it to me, and it was एकदमै painful. अनि I remember 5:30 4:30 बजीतिर I was like completely मेरो होस खुल्यो, and what I see is the man sleeping next to me naked. I was totally naked. There was blood in bed. त्यसपछि I started crying एकदमै loudly, hysterically. आफ्टर 6 मंथ्स सुष्मिता को ये रियलाइज हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। और उस टाइम पर ना वो कमिटेड भी थी, जब ये सारा चीजें चल रही थी तो वो एक रिलेशनशिप में थी। एक और बहुत बड़ी गलती है सुष्मिता की यहाँ पर, मिस्टर खाड़का के साथ, उसके बॉयफ्रेंड का नाम। और जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर भी वो ऐसे जा रही थी, आ रही थी बार बार उसको, ये तो बहुत बड़ी गलती है उसकी। आफ्टर 6 मंथ अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता देते, मिस्टर खाड़का को मेरे साथ ये हुआ है, पिछले 6 महीने से मैं उस शो में गई थी, वहाँ पर मेरे को ड्रिंक पिलाया, मैं बेहोश हो गया, देन उसने मेरा लगातार 6 महीने तक ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मिस्टर खाड़का को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ऑब्वियसली किसी बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। एंड जब उसका गुस्से का सारी हदें पार हो गई एंड उसने कहा कि तुमने यार हेल्प क्यों नहीं ली किसी की, तब सेम ही बात थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। जो कि एट अ टाइम जिस सिचुएशन में वो गुजर रही होगी तो वो उसके एक्सक्यूजेज हैं, उसने क्यों नहीं किया, डर गई होगी, जो भी है। बट खाड़का ने अपनी गर्लफ्रेंड का साथ दिया और मिस्टर खाड़का और सुष्मिता दोनों के दोनों चल जाते हैं एजेंसी में। और एजेंसी में वहाँ पर उस टाइम पर सिर्फ बाकी सारे लोग को बाहर जाने को बोलता है खाड़का, और एजेंसी में 4 लोग बचते हैं, सुष्मिता, मिस्टर खाड़का, वो फोटोग्राफर और वो आदमी जिसने असॉल्ट किया था। खाड़का जाते ही बहुत गुस्से में जाकर बोलता है
है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब क्यों किया, कैसे किया, अब तुम तो गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे जिस आदमी ने असॉल्ट किया था वो एक चीज बोलता है कि भाई हमने तो किया ही नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है। तो वहां पर सुष्मिता पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, उसने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस दिखा दी, सारे के सारे सबूत दिखा दिए कि ये देखो तुमने इन दिनों पर मेरे को पैसे ट्रांसफर किए। तो ये सब जब सबूत ही सामने आ गया तो जिस आदमी ने असॉल्ट किया था पांडे ने, तो वो एकदम से मान जाता है कि हाँ भाई मैंने किया तेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ। अब जब ये बात खाड़का को पता लगी तो वो बहुत गुस्से में वैसे ही था, ऊपर से जब देख रहा है कि जिसने असॉल्ट किया वो सामने से खुद ही एक्सेप्ट करा, तो खाड़का ने भाई उसकी बहुत कटाई करी, बहुत मारा उसको। I showed all of the text messages he used to send me, all of the call recordings मैले play गरे, and I told each and every one what he had done to me. And this was my boyfriend at that time. He brushed out of anger. और जब ये सारा सीन चल रहा था तो पास में एक हॉस्टल भी था, तो वहाँ के सारे लौंडे लपाटे बाहर आ गए एंड वो देखने लगे कि सबको देखना पसंद होता है कि एजेंसी में भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन शॉकिंग चीज यहाँ पर अब एक और आएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो मिस नेपाल थी मालविका शुभा, जो कि कोरियोग्राफ भी करी थी, जिसमें फर्स्ट रनर बनी थी सुष्मिता इस पूरे इंसिडेंट को ना कॉल करके एट अ टाइम मालविका को भी बताती है। Okay, so that so-called literally said this to me. कि why are you saying all of this to me? It is your problem that you got raped. It's not my problem. मलाई किन सुनाइरा? Got off. मतलब सारा का सारा उसी के ऊपर डाल दिया। एंड शॉकिंग चीज ये है कि मालविका बहुत सारे शोज में इवेंट्स में जाकर ना लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए बोलती थी। सो कुनै पुरुषले त्यही बिहेभियर देखाएको भए चाहिँ लिडरसिप, ओहो भावना, ओहो कस्तो खतरा मान्छे, वा लुक एट हिम भन्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ कुनै एउटा महिलाले या हाम्रो एलबिटीले गर्दाखेरि पनि ओ हुन्छ नि एकदम उसले त कस्तो रहेछ, यो त छुच्ची रहेछ, घमण्डी रहेछ भन्ने भावहरू, यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति हामीले पछाडि धकेलिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। बट अब जब बारी आई तो यहाँ पर वो खड़ी नहीं हुई, स्टैंड ही लिया। ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद भी सुष्मिता ने सोचा कि मेरे को अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करना है, अब चीज़ें ठीक हुई हैं, कोई बात नहीं। सुष्मिता ने ना पुलिस केस वगैरह भी नहीं किया क्योंकि पता था उसका करियर खराब हो जाता। बट अब वो इस एजेंसी में तो काम नहीं कर सकती थी, तो उसने किसी दूसरी एजेंसी में काम किया जो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी एजेंसी थी, बट हाँ अच्छी खासी थी। अब सुष्मिता जब वहाँ पर एजेंसी में जाती है तो वहाँ पर उसकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं। तो मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले जो आदमी आता है, मतलब औरत नहीं आदमी आ रहा है उसकी मेजरमेंट लेने के लिए, तो सुष्मिता ने देखा लड़की नहीं ले रही, लड़का ही ले रहा है। और जब लड़का मेजरमेंट लेने आया तो उसने भी वही चीज़ कर दी जिस ट्रॉमा से वो अभी तक गुजर रही थी। उस नई एजेंसी में जाते ही जो आदमी उसकी मेजरमेंट्स लेने आता है वो उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करता है दोबारा से। अब ये चीज उसको फील हो जाती है दोबारा, अब वो एक तरीके से सुन हो जाती है। अब तुम खुद सोचो ना, एक छोटी लड़की जिसके साथ इतना सब कुछ हो गया इतने कम टाइम में, जिसने क्या क्या सपने सजाए थे भाई, एक अच्छे घर की सुंदर लड़की, पढ़ाकू लड़की, टैलेंटेड लड़की, जिसने इतना सब कुछ सोचा है, वो एक जगह से इतना ट्रॉमा झेल कर आई है, उसी से अभी तक ओवरकम नहीं कर पाई है कि दूसरी एजेंसी में घुसते ही स्टार्टिंग स्टेप में ही उसको पता लग गया कि मेजरमेंट्स के नाम पर ये आदमी फिर से वही काम कर रहा है भाई, ये तो फिर से प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हर जगह टच करे जा रहा है। तो वो सुननी हो गई भाई, उसको समझ ही नहीं आया क्या करना है। एंड देन जब आप मेजरमेंट्स वगैरह ले ली तो वहां से चुपचाप सुन होकर चली गई। एंड ये मोमेंट था जब उसने रियलाइज कर लिया कि नहीं भाई, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, ये फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बहुत गंदी है, बहुत डार्क है भाई, यहाँ पर ये सब बहुत नॉर्मल है और ये चल ही रहा है। मेरे को यहाँ पर मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि अगर काम करना है तो ये सब लोग ऐसे ही हैं और ऊपर जाना है तो बहुत कुछ चीजें गंवानी पड़ेंगी। यहाँ पर उसको रियलाइज हुआ कि अपने सपने को परस्यू नहीं कर पाएगी, उसको मॉडलिंग फिल्म इंडस्ट्री से कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो अपने सपने को गिव अप कर देती है। एंड इतने सालों बाद अब जाकर 2022 में वो बहुत सारी टिकटॉक्स बनाती है जिसमें अपनी पूरी की पूरी आप बीती बताती है, जिसमें वो सारी चीजें बिल्कुल खुलासा कर देती है। अब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं नेपाल में। ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही ना कि भाई मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी बेटियों को कैसे भेजेगा कोई, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी माँ बाप अपनी मॉडलिंग इंडस्ट्री में बच्चे को भेजने से डरते हैं। और बच्चा जो ऑलरेडी उस फील्ड में जा रहा है ना, स्पेशली लड़कियां, तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ सह कर ही जाता है क्योंकि उसको पता है फैमिली का प्रेशर भी आ रहा है, ऊपर से स्टार्टिंग में पैसे देने पड़ते हैं मॉडल्स को, पैसे मिलते नहीं है, फ्री में शूट्स करने पड़ते हैं। अगर कोई शूट का पैसा मिल भी रहा है तो बहुत टाइम बाद मिलता है, समझ रहे हो तुम, उनकी पेमेंट होल्ड हो जाती है। ऐसे में जो फोटो शूट कर रहा है वो फायदा उठाने की सोच रहा है, साथ में को एक्टर्स फायदा उठाने की सोच रहे हैं, डायरेक्टर्स, मतलब बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है मॉडल को। अब इन सब के बावजूद भी अगर एक आदमी या लड़की जा रही है तो तुम लगा लो बहुत करेज है उसमें, और फिर ये सब कुछ सहना पड़ता है। एंड जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी तो उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिला मनोज पांडे के खिलाफ। तो जब कोई सबूत नहीं मिला तो भाई जब बरी हो गया। तो अब यहाँ पर तो हम सिर्फ दो ही चीजें लगा सकते, या तो गुनहगार ही नहीं था, सुष्मिता झूठ बोल रही है, एंड सेकंड इंडस्ट्री में उसके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स थे। मैंने तुम्हें बताया मीडिया हाउसेस वगैरह सारे के सारे उसके नीचे थे, तो पैसे वाले लोगों का कोई क्या ही उखाड़ पाया, तुम्हें पता तो है। इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पैसा वैसा खिलाकर वो बच गया। तो
तो ये था सुष्मिता रेशमी का केस। अब यहाँ पर तुम्हारी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे जो इसके साथ हुआ बहुत ज़्यादा सहानुभूति और बहुत ज़्यादा करेज चाहिए बताने का 2022 में। चलो एटलीस्ट उसने बताया सब कुछ जो आप बीती हुई, क्योंकि ये चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि छुपाने से तुम बहुत सारी जो लड़कियां ना उनको खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि वो पापी अब उन सबके साथ वही चीज़ें करेगा जब तक तुम ओपन अप नहीं होगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो उसके लिए स्टैंड लिया करो, क्योंकि बाकी बहुत सारी लड़कियों की इससे ज़िंदगी बच जाती है। तो मुझे बस यहाँ पर पूरे उसमें एक जगह बहुत गलती लगी है सुष्मिता की, कि अगर उसके साथ वो सब फर्स्ट डे हुआ तो उसको सेकंड डे ही उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। चलो हफ्ते बाद तुम सहम गई थी तो हफ्ते बाद, बट नहीं, तुम लगातार 6 महीने तक वो चीज़ को कंटिन्यू रखते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम उस गिल्ट में भी हो, लेकिन साथ के साथ तुम्हें काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो तुम उस चीज़ से खुश भी हो सकता है, क्योंकि लगातार 6 महीने बहुत बड़ा होता है। एंड इनफैक्ट तुम कमिटेड भी हो, तुम रिलेशनशिप में भी हो, तो तुम कितने गलत काम एक साथ कर रही हो। बट एनीवेज बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है एक लड़की, तो गलती से ही सीखती है। उसकी तुम्हें सजा भी मिली है और तुम्हें इस फील्ड से क्विट भी करना पड़ा, तो ये सजा ही थी इस चीज़ की। एंड अब जब तुम ओपन अप हुई हो इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लड़कियों को इससे सीख मिलेगी। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप बीती या किसी भी लड़के लड़की किसी के भी साथ, तो नीचे मैं एक मेल ID मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर करो। मैं और मेरी टीम तुम्हें कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे। एंड साथ के साथ अगर तुम आसपास के या तुम कहीं के भी हो तो तुम्हारे आने जाने का खर्चा भी दे देंगे, हम साथ में शूट कर लेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी सामने नहीं आनी चाहिए तो कोई बात नहीं, उसका भी ऑप्शन है, तो हम तुम्हारा फेस भी रिवील नहीं होने देंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस तुम अपनी आप बीती नीचे लिख सकते हो, बता सकते हो तुम्हारी क्या स्टोरी है। डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे हम काफ़ी सारे जो न्यू लोग हैं उन्हों की लाइफ बचा सकते हैं, उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहो। बाय, टेक केयर।